नमस्कार सभी दोस्तों को। आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। किसी भी स्टॉक को हम तब बाय करते हैं जब वो अंडर वैल्यूड हमें मिलता है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आया कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे फाइंड करें, हमें कैसे पता चले कि किसकी कितनी वैल्यू है। सारा खेला तो इसी का है। जब किसी को पता ही चल जाए कि 100 की चीज 50 में मिल रही है तो कौन नहीं खरीदेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है और कई सारे मेथड हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के, और कोई एक्यूरेट भी नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ी ज्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है बिजनेस के बारे में, और अपना एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। इस वीडियो में एक मेथड मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि बेंजामिन ग्राम फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग हुए उनके द्वारा है। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, इस फॉर्मूले को मैं इंडियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके दिखाऊंगा और इसके कुछ लिमिटेशंस भी बताऊंगा जिस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बेंजामिन ग्राम जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, दोनों बुक में इस फॉर्मूले के बारे में जिक्र किया है और अच्छे से समझाया हुआ है। ब्रैकेट में 8.5 + 2g। कुछ समय को देखते हुए इसमें कुछ वेरिएबल्स भी ऐड कर दिए ताकि ये फार्मूला और सटीक बैठे। तो इसको चेंजेस करने के बाद क्या बन गया, इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय। अब इस फॉर्मूले को डिटेल में समझते हैं। इसमें ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। जो लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ की जो अर्निंग है वो ई को रिप्रेजेंट करती है, और 8.5 का मतलब है एक एज्यूम्ड फेयर पीई मैंने माना है किसी कंपनी का जो ग्रोथ नहीं कर रही है उसका भी, और जी का मतलब यहाँ ग्रोथ से है, अगले आने वाले 7 से 10 सालों में कंपनी किस परसेंटेज में ग्रो करेगी। उसके बाद जो 4.4 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि जब ये बेंजामिन ग्राम ने फॉर्मूला प्रपोज किया था उस टाइम पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यूएसए का 10 साल का चल रहा था 4.4 की यील्ड से चल रहा था, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। आज भले ही चेंज हो गया होगा। और बाई रिप्रेजेंट करता है आप जिस भी कंट्री में इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री में 10 ईयर की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की रेट चल रही है वो कितनी चल रही है। इंडिया में डिफरेंट हो सकती है और किसी कंट्री में डिफरेंट हो सकती है, ये हम गूगल से फाइंड करके निकालेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ TCS कंपनी को। अब फटाफट से इसका EPS, ग्रोथ और Y की वैल्यू पता करते हैं। आपको EPS पता करने के लिए किसी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐप में जाना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक एज। इसमें मैं टाइप करूँगा TCS। तो ये कुछ उसकी बेसिक डिटेल खुल जाएंगी। इसमें मेरे को ऊपर जाना है फंडामेंटल्स में। उस फंडामेंटल्स में ये जो EPS दिखाई दे रहा है 106.03 का, तो ये मेरा EPS निकल आएगा। अब अगले 5 से 10 सालों के बीच में कंपनी की कितनी ग्रोथ होगी वो जी की वैल्यू निकाली जाएगी। जी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन मैं पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर सकता हूँ कि कंपनी ने पिछले साल कितना अच्छा किया है, पिछले 10 सालों में कितना अच्छा किया है। उस बेसिस पे मैं आगे मान के चलूंगा कि कंपनी ऐसा करेगी। अब आपको सेल्स ग्रोथ पता करनी पड़ेगी, उसका मतलब ही ग्रोथ से है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, उसमें स्किनर सर्च करता हूँ। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, आप सबको इसका यूज़ करना आना चाहिए। तो मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैं सर्च करता हूँ ऊपर TCS, तो इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स आ गई। मैं जो भी रेशियो चाहता हूँ वो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा, मेरे को मिल जाएगा 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की जो ग्रोथ निकल के आई है वो मेरी 14.6 निकल के आई है। तो ऐसे ही मैंने 5 साल की भी निकाली और 3 साल की भी निकाली। तीनों में आपको बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी क्या करती है, किसी साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, किसी साल कम ग्रोथ करी। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का एवरेज निकाल दूंगा। इससे होगा क्या कि जो मेरे पास जी की वैल्यू निकल के आएगी वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट निकल के आएगी। कैलकुलेटर से यूज़ करता हूँ। डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 11.4। ये जो 11.4 निकल के आया ये ग्रोथ रेट निकल के आ गई, यानी जी की वैल्यू 11.4 आ गई। तो लास्ट में आप वाई की वैल्यू गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें टाइप करें 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया, जो कि आपकी निकल के आई ऊपर ही 7.27% चल रही है इस टाइम, लेटेस्ट 19 सितंबर 2022 की। लगभग हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। EPS हमारे 106 का है, ग्रोथ हमारी 11% की आई है और वाई हमारा 7.27% आया है। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो इंट्रिंसिक वैल्यू TCS की निकल के आई वो अप्रॉक्सीमेट 2008 रुपये के आसपास निकल के आई। वहीं मार्केट प्राइस से अगर कंपेयर करेंगे तो ये 50% ज़्यादा है। अब उम्मीद है कि आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीख लिया होगा, किस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं।
आइए अब इस फॉर्मूले को इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। इस फॉर्मूले में जो 4.4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब उस टाइम पे जो अमेरिका की बैंकों की ब्याज दरें थी वो इतनी थी, लेकिन हम जब इस फॉर्मूले को इंडिया में यूज़ करेंगे तो हम इंडिया का 10 ईयर का FD रेट मान के चलते हैं 7% तो हमेशा ही रहता है। आगे इसमें हम 4.4 को 7 से रिप्लेस कर देंगे। इस फॉर्मूले में जी का मल्टीप्लाई 2 से इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होती है, तो ग्रोथ का वेटेज ज़्यादा रहे इस फॉर्मूले में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन इंडिया के केस में इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसकी ग्रोथ ऑलरेडी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हमको यहाँ 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो y की वैल्यू 7.2% गूगल पे शो कर रहा था वो लेटेस्ट चल रही है। अगर आप 10 साल का एवरेज निकालोगे तो ये 6.5% के आसपास रहती है, तो y की जगह हम 6.5 पुट करेंगे। सारी नई वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो 2270 रुपये निकल के आती है। यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू अब होनी चाहिए TCS की वो 2270 रुपये है, लेकिन करंट प्राइस कितना है, 3000 से भी ज़्यादा है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो शेयर का रेंज प्राइस या जो शेयर की वैल्यू होनी चाहिए वो 2200 के आसपास होनी चाहिए। तो दोनों ही केसेस में TCS की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है, तो आपको इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं इसके इस फॉर्मूले के लिमिटेशंस की। जैसा कि इस फॉर्मूले में आपने देखा कि EPS का काफ़ी रोल है, तो ये EPS आपका हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। कई सारी ऐसी कंपनियां देखी गई हैं जिसका नेगेटिव होता है, जिसका जीरो होता है। अगर किसी का ऐसा हुआ तो आप फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा लिमिटेशन कि EPS को कंपनीज बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। जो कंपनी का मेन बिजनेस है वहाँ से प्रॉफिट ना होके अर्निंग फ्रॉम अदर सोर्सेज अक्सर कई बार कंपनी में होता है, तो ओवरऑल कंपनी का EPS तो बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसी से पैसा नहीं कमा रही है, तो क्या फ़ायदा आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालें। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी उसका कोई मैच नहीं होगा मार्केट प्राइस से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यह है कि इस फॉर्मूले को कंपनी के लोन से या प्रोमोटर के पास कितनी प्लेजिंग है, आगे कोई ग्रोथ है कि नहीं, उससे कोई मायने नहीं रखता। बस आप ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता है। तो एट द एंड आप केवल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बना सकते। ये केवल एक एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। शेयर बाज़ार में आप जब भी काम करेंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपका ध्यान रहे कि आपका लॉस कम से कम होना चाहिए। इसके लिए आप जितना ज़्यादा अंडर प्राइस वैल्यू स्टॉक खरीदेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। बाकी एडिटिंग में मुझे इतनी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और मेरा ज़्यादातर फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही रहेगा। ट्रेडिंग वगैरह की वीडियो मैं कम से कम लेके आऊँगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ज़्यादा बनता है।